ठीक है। तो डिविडेंड डिसीजन से क्या समझते हो तुम? हाँ, डिविडेंड डिसीजन से पहले बात तो डिवीजन का मतलब होता है कि जो रिटर्न आता है एक हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो डिविडेंड डिसीजन है इसमें ये क्या कहते हैं क्लासिफाई किया जाता है कि जो हमारा जो डिविडेंड है क्या कहते हैं उसको डिसाइड करना प्रॉफिट अर्निंग से जो हमारा डिविडेंड निकला है कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा और कितना हम रिटेन करेंगे उसको एज अ क्या कहते हैं रिटेन करेंगे और कितना हम उसको डिविडेंड बांट देंगे शेयर होल्डर्स में। वेरी गुड वेरी गुड। रिटेन क्यों करना होता है? रिटेन इसलिए करना होता है क्योंकि बिकॉज हम सारा पैसा क्या कहते हैं डिविडेंड में नहीं दे सकते। उसका रीजन ये है कि अगर हमने सारा दे दिया तो हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए और जो टैक्सेस होते हैं वो भी क्या कहते हैं उसके लिए भी बचाना पड़ता है हमें। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, मतलब जितने भी और भी आगे प्लानिंग है, कंपनी का एक्सपेंशन करना है, हाँ हाँ, एक्सपेंडिचर्स, हाँ हाँ, यस सर। इन सब कंपनी के एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ मार्केट में फोर्स ही करते हैं कि भाई हो सकता है हमारी नेक्स्ट ईयर जो है सेल शायद उतनी ना हो किसी भी रीजन से, तो हम हाँ हाँ इसको अगर हम सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे पास इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ तो हाँ, आगे चलते यस। हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो वो कैसे लेते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेते हाँ, हैं? मतलब क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, ये कैसे हम वो करते हैं, मतलब हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए? अच्छा अच्छा, तो उसमें हमें मेनली इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझते हो ना? पहले तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझते हो ना? इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो समझते ही हो सर। हाँ हाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हो सर? हाँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा हूँ, डिविडेंड डिसीजन की बात नहीं कर रहा। अब मैं एक एक पे आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट हम्म डिसीजन जो होता, अच्छा उसका मैं क्राइटेरिया बताऊं कि कैसे उसको वो करना होता है। ओके, अच्छा, हम्म तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमारा ये सबसे पहले तो हमें ये नोटिस करना होता है, अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि हम्म क्या कहते हैं एक जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजर है वो ये देखता है कि हम्म जहां पे उसकी कंपनी इन्वेस्ट करेगी उस कंपनी के पास जितना पैसा है उसको वो जहां इन्वेस्ट करेगी हम्म उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो उन ऑप्शंस में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिसमें हम्म हम्म रिस्क कम हो, हम्म रिटर्न ज्यादा हो हम्म एज कंपेयर टू अदर्स। ना वो रिस्क ज्यादा होना चाहिए कि ऐसा तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा है, या तो रिस्क कम है तो रिटर्न कम है। रिस्क भी कम होना चाहिए, रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं कंसीडर किया जाता है उस वो क्या कहते हैं उस इन्वेस्टमेंट को। और इसके हाँ बाद ज्यादातर जो मेन फोकस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का होता है वो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ज्यादा होता है, हम्म बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली एज अ राउंड ऑफ करके 4 to 5 years के होते हैं। और हमारा फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन 1 year एज अ जिन्हें हम बजट क्या कहते हैं डिसीजन कहते हैं वो होते हैं। और हम्म। अब हमारा इनके अंदर आता क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में सबसे पहले हमारा जो एसेट्स होती है या फिर जो हमें लॉन्ग टर्म में फायदा देने वाली है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फिक्स एसेट परचेज कर लिए लाइक हम्म प्लांट एंड मशीनरी, हम्म या फिर हमने क्या कहते हैं अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करा जो हमारे आगे फ्यूचर में जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले उनका क्योंकि वो भी लॉन्ग टर्म में हमें क्या रिटर्न देगा। और जो क्या कहते हैं जो प्रोग्राम्स हम क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफिकेशन के लिए चलाएंगे कि हमारे और प्रोडक्ट लाइंस निकले उनके लिए भी। हम्म एज अ एग्जांपल बहुत सारे हैं और भी इसके जैसे क्या कहते हैं इसके इफेक्ट्स अब क्या होते हैं कि ये इफेक्ट करता है हमारे अर्निंग कैपिटल को बढ़ाने में फॉर लॉन्ग रन, ठीक है। हम्म। और जो साइज ऑफ एसेट होती है ना वो प्रॉफिटेबल होती है और कॉम्पिटिटिवनेस में भी ये ध्यान देता है क्योंकि एज अ देखिए क्या, लॉन्ग फिर से बताओ, लास्ट लास्ट फिर से बताओ। हाँ। जो अब क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो हम एक बिगर क्या कहते हैं एक एज अ क्या कहते हैं एक बड़े चीज एज अ एसेट को लेके चलते हैं। हम्म जैसे कि अगर हम नॉर्मल सा अगर हम प्लांट एंड मशीनरी में करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मल सी बात है, अगर हम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारे कैपिटल नहीं प्रोडक्शन को बढ़ाएगा जो कि आगे चल के हमें प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। है ना। और इसकी वजह से फिर कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ता है
क्या कहते हैं, क्योंकि हम एज अ लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, हमारे हम प्रॉफिटेबल वो क्या कहते हैं मशीनरी वशीनरी वो कर रहे हैं, तो मतलब ये तो ऐसा साइड पॉइंट है। ओके। और क्या कहते हैं, और ये जो डिस्कशन है इसमें एक ये पॉइंट है कि ये जो डिस्कशन है ये नॉर्मली इन्वॉल्व करता है क्या कहते हैं ह्यूज फंड है। इस डिसीजन में हम ये सोचते हैं कि हमारा जो लॉन्ग टर्म में कि हमारा ज्यादा पैसा इसमें लगेगा, ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो इसमें जो पैसा लगने वाला है वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तुमने क्योंकि तुमने तुमने ये कैश फ्लो पढ़ा, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, इफेक्ट फैक्टर्स इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल डिसीजन क्या होते हैं? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके, नहीं पता। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का तो ये जो जो क्या कहते हैं फर्म होती है वो कंपेयर करती है रेट ऑफ रिटर्न जो एक्सपेक्टेड उससे होता है कि उसमें रिस्क इन्वॉल्व कम हो, और क्या कहते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कंपेयर करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिस्क इन्वॉल्व जो होता है उन प्रोजेक्ट्स में। जैसे अगर हम एग्जांपल ले कि एक हमारे पास दो प्रोजेक्ट है ए और बी, ठीक है, और उसमें क्या कहते हैं एक में तो क्या कहते हैं जिसमें रिस्क जो इन्वॉल्व है वो दोनों में सेम है, बट जो रेट है, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ए में 10% है और बी में हम मान लेते हैं 20% है। तो जो नॉर्मली जो हम सिलेक्ट करेंगे वो बी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि रिस्क तो दोनों में सेम है, बट जो रिटर्न है वो 10 में कम है और 20 वाले में ज्यादा है, बी वाले में ज्यादा, तो हम बी को लेंगे। तो रेट ऑफ रिटर्न को कंपेयर करने में जो होते हैं उनको रेट ऑफ रिटर्न जो रेट ऑफ फैक्टर, रिटर्न क्या बोल रहे? रेट ऑफ रिटर्न क्या बोल रहे? रेट ऑफ रिटर्न के फैक्टर्स को ना जो फैक्टर रेट ऑफ अफेक्ट रिटर्न कर, क्या होता है बेटा? रेट ऑफ रिटर्न तो कोई चीज ही नहीं होती। रेट ऑफ रिटर्न तो कोई चीज नहीं होती बच्चे। अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कह रहे हो क्या सर? हाँ, रिटर्न ऑन ओके इन्वेस्टमेंट ओके। कह रहा हूँ मैं। अच्छा और अच्छा मैंने तुमसे पूछा पहले एक एक करके बताओ ना बेटा। अच्छा कैश तो सर फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट तो मतलब से क्या समझते हो? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब क्या हुआ उसका? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट की जो क्या कहते हैं, अगर मैं ऐसा बताऊं तो जो फर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रही है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन वो क्या कहते हैं ह्यूज अमाउंट तो क्या कहते नहीं नहीं हैं नहीं, गलत बता रहे, चलो मैं बताता हूँ तुम्हें, हैं? तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है, दोबारा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ओके ओके। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि मेरे पास कैश आता रहेगा या नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा तो मैंने सपोज करो मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया और हाँ अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचा तो बिकेगा नहीं, हाँ क्योंकि हाँ मार्केटिंग तो मैंने करी नहीं है। तो कंपनी के पास कैश फ्लो आएगा या नहीं आएगा? अगर आपका प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा है तो आपके पास कैश क्या होगा? नहीं आएगा। अच्छा अच्छा नहीं आएगा। सर जब इसमें कैश नहीं आएगा तो आप अगला उसको इन्वेस्ट करके और रॉ मटेरियल नहीं खरीद सकते और उसके नेक्स्ट प्रोडक्शन आपका रुक जाएगा। हम्म तो हमेशा जो कैपिटल बजट बनाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बजट बनाते हैं, हम्म इसमें हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारे पास पैसे मार्केट से आने चाहिए। नहीं समझे? यस यस सर। नहीं समझे? क्या समझे बताओ? तो जो अच्छा जो जो कैश फ्लो प्रोजेक्ट में ये है कि जो हमने जो क्या ये रेफर करता है उसको कि जो एक सीरीज होती है कि हमें रिटर्न कितना आ रहा है एज अ क्या कहते हैं फॉर लाइफ टाइम, जो एज अ कि हमें कितना रिटर्न आ रहा है रेगुलर बेसिस पे। मतलब फिर से अ, बताऊं? फिर से बताऊं? बड़ा नहीं समझ हो तो हमें मेरे से दोबारा पूछ लिया करो, है ना? मेरे को हम्म कैसे पता चलेगा तुम्हें समझ में आया नहीं आया है? ओके। नहीं यही तो होगा ना सर, मतलब कि हमें क्या कहते हैं रेगुलर बेसिस पे कितना पैसा उससे रिटर्न मिलता जा रहा है एज अ कैश एज अ पेमेंट ओवर लाइफ टाइम। हाँ, कैसे आएगा पेमेंट? क्योंकि हमने इन्वेस्ट करा, मतलब कैश कैसे आएगा? कैश फ्लो। फ्लो, कैश का मतलब क्या होता है? पैसे। पैसे, हाँ। फ्लो मतलब
कि वो मतलब किस तरीके से पास कर रही है, मतलब किस तरीके से वो इन्वॉल्व हो रहा है, किस तरीके से हमारे पास आएगा जाएगा आना जाना कैश। आना जाना। तो कैसे हाँ। होगा ये? अ, ये तब होगा जब हम हमें रिटर्न मिलेगा और हम उस रिटर्न को वापस कहीं इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो इन्वेस्ट करके हमें जो रिटर्न मिलेगा वो हमारे पास दोबारा आएगा, फिर हम उसको वापस इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, नहीं तो वो रिटर्न क्यों, रिटर्न कब आएगा? कैश फ्लो जब कब आएगा, कैश कब आएगा कंपनी में? कैश आएगा, क्या कहते हैं, अपने शेयर बेच के बोरो करके है? है? बेटा ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान हम कर रहे हैं ना। हाँ हाँ जो तुम बोल रहे हो वो क्या कहते हैं, वो तो फाइनेंशियल डिसीजंस की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, ओके ओके। क्या बात कर रहे हो बच्चे? हम तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, है तो ना? हमारे पास तो अब पैसा, मतलब ये तो हमारे पास पैसा है ना पहले से ही। पैसा है पहले से हमारे पास, तो फिर तो तभी तो पैसा तो आ गया ना, चाहे तुमने लोन लिया, ये मर्जी अपना पैसा लगाया, शेयर होल्डर से लगा लिया, जो मर्जी किया। मैं तो उसकी हाँ उसके बाद उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे करो, क्या उस इन्वेस्टमेंट की तो प्लानिंग करनी है। हाँ, तो उस इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को तो ये तो कैश कैश फ्लो फ्लो तो, फिर कैसे हो गया, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट? हाँ, ये तो बस एक फैक्टर है ना, मतलब कैश फ्लो जो ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये एक फैक्टर है कि इसको भी हम एज अ कंसीडर करके चलेंगे कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना, ऐसा होना, इसको भी तो कंसीडर, ये तो बस एक कंसीडरेशन की चीज तो है ना, फैक्टर है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, कैश फ्लो से क्या समझते हो आप? कैश फ्लो ये है कि क्या कहते हैं, कि हमें क्या कहते हैं एज अ रेगुलर बेसिस पे जो कैश हमारे पास क्या कहते हैं, हम जो इन्वेस्ट करेंगे कैश, वो उसका हमें रिटर्न कितना मिलेगा, फिर हम उसको दोबारा कितना वो करेंगे। हाँ, तो जो जो हमारे पास कैश आएगा वो कैसे आएगा? कैश तो एक बार मतलब, आपने इन्वेस्ट कर दिया, हाँ उसके बाद फिर आपको दोबारा वापस कैश आएगा नहीं आएगा? हाँ, वही तो इन्वेस्ट करेंगे कैसे फिर आएगा? आए। कैसे आएगा इन्वेस्ट? इन्वेस्ट तो कर दिया आपने, हाँ इन्वेस्ट मतलब खर्चा कर दिया आपने। हाँ 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 हाँ। अब कंपनी पैसा वापस कैसे आएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट तो बात की बात होती है ना, पहले जब तक पैसा आएगा नहीं तो प्रॉफिट तो, उसके बाद ही तो प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट लॉस तो उसके बाद की बात है ना। हाँ, तो कि आएगा कैसे, कैसे आएगा? एज अ रिटर्न, मतलब। तुम्हारी क्या कहते हैं, साबुन बनाने की फैक्ट्री है, हाँ तुमने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके अंदर, है? हाँ हमने हाँ कहा भाई हमने हमने मशीनरी खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सारा कुछ इन्वेस्ट कर दिया, मार्केटिंग के लिए इतना कर लिया, प्रोडक्शन के लिए इतना कर दिया, रॉ मटेरियल के लिए इतना कर दिया। अब कैश फ्लो कैसे होगा कंपनी में? मतलब कि कि कंपनी में पैसे वापस कैसे आएंगे? मतलब मैंने इन्वेस्ट कर दिया, अब वो मेरे को उससे प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर उसके बाद फिर प्रोडक्शन करने के बाद फिर उसको मुझे एज अ, अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर क्या होगा? फिर फिर मार्केटिंग होगा उसका। मार्केटिंग होगा, फिर क्या होगा? फिर मार्केटिंग होने के बाद फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, तो मतलब सेल हो हाँ, जाएगा हाँ उसका। सेल होगा, सेल होने से क्या होगा? प्रॉफिट्स होंगे। नहीं नहीं, सेल होने के बाद पैसा कहाँ आता है? सेल होने के बाद पैसा, है? पैसा कहाँ आता है? जो आप जब क्या कहते हैं, आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो पैसा कहाँ आता है? अ, पैसा कंपनी में वापस आएगा ना बच्चे। हाँ हाँ, आपने तो प्रोडक्शन किया, मार्केटिंग करी, डीलर को दिया, डीलर आपको पैसा वापस जो माल खरीदेगा तो डीलर माल के तो पैसा देगा नहीं देगा आपको? हाँ हाँ, यस सर। लेगा तो पैसा देगा नहीं देगा? हम्म। तो कंपनी में पैसा आएगा नहीं आएगा? हाँ तो उस पैसे को फिर आप दोबारा इन्वेस्ट करोगे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। हाँ, यस हैं? सर। तो ये कहाँ हाँ, बोल रहे हो बेटा, फिर कैसे कहाँ बोल रहे हो तुम तो ये कुछ कह ही नहीं रहे हो। तो तुम तो सर तुम तो कैश फ्लो को की डेफिनेशन समझो ना, कि भाई तुमने जो जो बेचा सामान, वापस फिर कंपनी में तो पैसे आएंगे, फिर उसको इन्वेस्ट करोगे तो कैश फ्लो बन जाएगा ना एक। पैसा आता रहेगा, इन्वेस्ट करते रहोगे। हाँ, तो सर प्रोडक्शन इन्वेस्ट करते, करूँ। हाँ, तो इन्वेस्ट इन्वेस्ट करूँ। मतलब कि इन्वेस्ट किस में, रॉ मटेरियल इसमें इसमें इन्वेस्ट करोगे, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर को तो प्रोडक्शन होगा,
है, उसका वो जो माल बनेगा उसको डिस्ट्रीब्यूटर को दोगे, डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हें पैसे दे देगा, और क्या कहते हैं, तो फिर इस तरह से कैश फ्लो आ जाएगा, वो अपना बाहर कंज्यूमर को बेचता रहेगा, कंज्यूमर तुम्हारा माल बिकता रहेगा, उसका माल जैसे ही खत्म होगा वैसे फिर तुम्हारे पास ऑर्डर प्लेस कर देगा, और फिर तुमसे माल लेके पैसे दे देगा तुम्हें, और तुम्हारे पास फिर कैश आ जाएगा। तो अच्छा ठीक है, अच्छा मैं समझ गया। अब इसको फिर इसका डेफिनेशन क्या होगा अगर ऐसा है, तो इसका डेफिनेशन, क्योंकि मैं अपनी तरफ से ये बोल रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हम करेंगे उससे रिटर्न आएगा। मैं कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट करेंगे रिटर्न आएगा, हम उसको दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर हाँ, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट से है, तो इसका फिर डेफिनेशन क्या बनता है फिर अगर ऐसा है तो? रिटर्न तुमने ये नहीं बताया, रिटर्न कैसे आएगा, रिटर्न कैसे आएगा, अब बताओ रिटर्न कैसे आएगा, आपने अच्छा, इन्वेस्टमेंट कर दिया, रिटर्न कैसे आएगा बताओ। मैंने इन्वेस्ट करा, अब उसके बाद प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद फिर प्रोडक्शन फिर डिस्ट्रीब्यूट होके कंज्यूम, फिर मेरे को रिटेलर से प्रॉफिट आया। है क्या आया? अब मुझे उससे रिटर्न, उसका मुझे कैश मिला, मुझे पैसा मिला, जो मैंने प्रोडक्ट दिया उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से आ गया बेटा, प्रॉफिट की बात करी मैंने आपसे। ओके, प्रॉफिट भी नहीं है, रिटर्न आया, मतलब उससे मेरे को जो पैसा मुझे मिला, उससे जो भी है हाँ, कॉस्ट उसकी। हाँ, ठीक है। वो तो हम हमारा प्रॉफिट और लॉस तो तब होगा ना, जब हम देखेंगे कि भाई 100 रुपए लगाए थे और 110 तो वापस आए, तभी कुछ 10 रुपए एक का मिनट प्रॉफिट सर, होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा इसमें एक मेरा, ठीक है। फिर प्रॉफिट वो, अच्छा ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि जो मैंने प्रोडक्शन किया उससे जो मेरे को पैसा आया वो प्रॉफिट नहीं है? प्रॉफिट तो बाद में आएगा ना, अच्छा, प्रॉफिट वही कैलकुलेट। सर, एक मिनट, मैं वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि मैंने उसको प्रोडक्शन किया, उसके बाद मेरे पे पैसा आया, वो प्रॉफिट नहीं है, वो क्या है? वो मेरा कॉस्ट है, जो नहीं मैंने, नहीं, तो वो मेरी सेल है। वो मेरी सेल है। ओके ओके ओके, वो सेल है, ठीक है, वो सेल है, उसके बाद फिर अब वो सेल है, अच्छा प्रॉफिट अब बाद में आएगा, ये सेल है, ठीक है, मेरी सेल मैंने रिकवर, अच्छा ओके, ठीक है, समझ रहे हो समझ ना, गया। नहीं समझ रहे, दोबारा बताऊं। नहीं नहीं नहीं, मैं ना क्या कहते हैं, प्रॉफिट और सेल में थोड़ा वो कर रहा था, मैं सेल को प्रॉफिट कह रहा था बार बार। ओके, समझ गया समझ, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, फिर उससे उससे जाके हमें जो सेल आता है, जो हमारी सेल होती है, उसका जो हमारी सेल होती है उसको हम दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसका जो सेल आता है, वो यही हुआ ना कैश फ्लो तो? हाँ, कैश फ्लो, फिर सेम साइकिल हो गई ना, अब ये सेम हाँ, अभी साइकिल चलेगी साइकिल हो ना। गई, ठीक है, मतलब अब ये हो गया, ठीक है सर, ओके समझ गया। है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन तो इन्वेस्टमेंट, उसको ठीक है। ROI भी बोलते हैं। अब क्या है कि जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आप ये भी कंसिडर करते हो कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, मतलब कि मैंने अगर 100 रुपए लगाए, 100 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो मेरे को रिटर्न कितने आएंगे। हाँ हाँ, ओके। ठीक है, हम्म। तो अगर मान लो हमें लगता है कि भाई हमें तो 100 रुपए लगाए, पर यहाँ पे तो 95 रुपए ही वापस आ रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ गलत हो रहा है ना। कभी हाँ कभी, हाँ, कभी कभी क्या करते हैं कि आदमी, कंपनी क्या करती है कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए वो लॉस पे भी बेचती हैं। हम्म। तो क्यों करती हैं ऐसा कि एक बार मार्केट में जब आपका प्रोडक्ट स्टैब्लिश हो जाता है तो आप प्राइस बढ़ा देते हो। हाँ। ठीक है, तो इस कभी कभी इसीलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है, हम्म। समझे। हाँ ऐसा हाँ। नहीं है कि फर्स्ट डे से तुमने बनाया और उसको बेच दिया और पैसे आने शुरू हो गए और सारा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं, ऐसी भी कंपनी होती है कि जो नुकसान पे नहीं बेचती हैं, उस केस में उनका प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग होता है ना। तो उन्हें जो प्राइस रखनी होती है वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ती है, मार्केट में जो और प्रोडक्ट्स हैं सेम तरीके के, वो कितने के क्या प्राइसिंग है उनकी, अगर उनसे बहुत ज्यादा रखेगा तो ग्राहक कभी खरीदेगा नहीं। और अच्छा ठीक, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वो रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक ही बात है ना, कि मेरे को इस प्रोजेक्ट में कितना रिटर्न आएगा ए प्रोजेक्ट में, और या अगर दूसरे दो हम कंपेयर करते हैं दो प्रोजेक्ट को, तो दोनों प्रोजेक्ट में हमारे पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को हम खाएगा तो है नहीं पेट पर।
बजट जब हम बजट बनाते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इसको तुम इस तरीके से भी ले सकते हो कि हमने जब फाइनल डिसीजन लिया कि हम हमारे पास ये जो पैसे हैं जितने हमने इन्वेस्ट किए हैं ये कब वापस आएंगे, इनका रिटर्न क्या होगा, इनका रिटर्न मतलब 100 रुपए लगाए हैं तो हमारा क्या कहते हैं रिटर्न कितना होगा, क्या हमें 110 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। कुछ प्रोजेक्ट्स में अगर अगर एक प्रोजेक्ट आप मान लो एक ही प्रोजेक्ट है, अगर 2 प्रोजेक्ट है तो आप डिसीजन ले लो कि नहीं यार इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 10% आ रहा है, इसमें 12% है, तो ऑब्वियसली 12 वाला चूज करोगे आप। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात ये समझने की है कि जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हो तो आप ये क्या कहते हैं मान के चलते हो कि आपको रिटर्न्स आएंगे, और वो कितने आएंगे और कब आएंगे वो आपकी प्लानिंग का पार्ट है। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न की जो अगर हम बात करें उसका मीनिंग तुम्हें क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ हो गया। है तो उसने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को रेट ऑफ रिटर्न डेफिनेशन दे रखी है तो इस बुक में। ठीक है, कोई बात नहीं। रिस्क इन्वॉल्व, अब रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं? रिस्क हो सकते हैं कि अब जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर जो इन्वेस्टमेंट होगा उनमें से क्या कहते हैं जो हमें रिटर्न आना है वो उसमें रिस्क सब में रिस्क कितना है कि एक में रिस्क ज्यादा है तो उसमें रिटर्न कम है। रिस्क कैसा कैसा हो सकता है बताओ, चलो थोड़ा सा रिस्क अंदाजा। हाँ, कैसा रिस्क हो सकता है? जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मेनली या तो हम तीन या मैक्सिमम 2 तरह की होती है। या तो हम किसी को पैसे दे देते हैं, ठीक है, और ऐसा हम उनसे रिटर्न से लेते हैं। एक हो गया कि मैंने मशीनरी ले ली और उसमें मशीनरी में इन्वेस्ट करा, अब मेरे को उससे प्रोडक्शन आ रहा है, एक ही इन्वेस्टमेंट होता है। एक इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि एज अ कंसीडर हम मान ले कि मैंने एफडी करवा ली, ठीक है, एक वो समझ लेते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अगर मैं किसी को बोरो करता हूँ और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो अब तो मेरे पैसे गए, फिर कि वो बैड डेब्ट हो गया तो मेरे पैसे गए। तो अब क्या हुआ, उसमें रिस्क हाई है बट क्योंकि उसमें इंटरेस्ट क्या कहते हैं ज्यादा था तो उसमें रिस्क तो ज्यादा, इंटरेस्ट भी ज्यादा है, तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। एक तरफ है मेरी एफडी है, अब उसमें क्या है कि अब मैंने एफडी में पैसे लगाए, अब उसमें भी ऐसा क्या हुआ कि मान लेते हैं मेरे कोविड आ गया, अब वो भी गए मेरे पैसे। अब कोर्ट में पैसे नहीं जाते, बैंक नहीं में तो मतलब एफडी में तो उसका रहते ही हैं। अरे हाँ एफडी में रहते हैं, मैं म्यूचुअल फंड्स कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और ठीक है हम उसको हाँ, ठीक। अब एक तरफ मैंने ले लिया, फिर कंसीडर करा जो मैंने कहा था कि मैंने मशीनरी ली थी एक बार, ठीक है। अब मशीनरी में मैं ले रहा हूँ, मशीनरी पे मैंने इन्वेस्टमेंट करा, अब मेरे को उसमें से रेगुलर बेसिस पे रिटर्न आ रहा है, मेरी प्रोडक्शन हो रही है उससे, मैं सेल कर रहा हूँ, फिर सेल से मेरा मैं रिटर्न करके दोबारा कर रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे ज्यादा मेरा रिस्क कम है और रिटर्न भी सबसे ज्यादा किसमें है, मेरी मशीनरी में, क्योंकि उसमें मैं एक बार इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ और मेरे को लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी देते जा रहा है मेरे को रेगुलर बेसिस पे। तो मैं उसको कंसीडर करूंगा एज कंपेयर टू मेरे म्यूचुअल फंड्स और मेरे क्या कहते हैं जो मैंने किसी को क्या कहते हैं जो मेरे डेप्टर हैं जो मैंने किसी को पैसे दिए। ठीक है, बट बेटा इसमें हम किसकी बात कर, रिस्क इन्वॉल्व, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है? सुनो 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 मेरी बात समझो। जब हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो हम ये भी कंसिडर करते हैं कि भाई हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या उसमें कोई रिस्क तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सोचा कि भाई मशीनरी लेनी है मेरे को, अब एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि पुरानी मशीनरी ले लूं और उसकी कॉस्ट कम होगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक नई मशीनरी लूं उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। तो अब रिस्क इन्वॉल्व किसमें ज्यादा है? जिसपे वो कॉस्ट कब हैं? रिस्क इन्वॉल्व किसमें ज्यादा है? एक बार रिपीट करना सर। हाँ, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक पुरानी मशीनरी है उसकी कॉस्ट कम है,
पर क्या कहते हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी की ऊपर की मशीनरी है, वर्सेस मेरे को नई मशीनरी लेता हूं मैं, तो मेरे को उस केस में पैसे तो ज्यादा देने पड़ेंगे, और क्या कहते हैं, लेकिन वो मेरे को नई मशीन लगाऊंगा मैं। यस तो मेरा सवाल ये है कि रिस्क किसमें ज्यादा है? सर, जो रिस्क ज्यादा है जो ओल्ड मशीनरी है, जो जो लो कॉस्ट वेरी की गुड। मशीनरी है। हाँ, क्यों? हाँ, क्यों रिस्क ज्यादा है उसके अंदर? क्योंकि बिकॉज ऑफ वो आउटडेटेड है, वो पुरानी है, तो उसमें मेरा प्रोडक्शन भी वेरी कम गुड। होगा। और क्या कहते हैं, मेरे को लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो पुरानी है तो वो खराब हो गई, तो मेरे को एज अ लॉन्ग टर्म वो रिटर्न नहीं दे पाएगी, और वहीं पे बिल्कुल ठीक फिर है। हाँ, जो मैं लेकिन न्यू, एक उसके साथ प्लस पॉइंट ये भी है कि कि आपको वो पैसे कम लो देने पड़ रहे हैं, लो कॉस्ट है। यस सर, यस सर, हाँ है वही। ना? तो ये सारी चीजों को का इवैल्यूएशन हम लोग हाँ कैपिटल बजट में डिसीजन लेने के में यूज करते हैं। किस चीज में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना नहीं है, हम उसको उस तरीके से डिसीजंस लेते हैं जब हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, हमें 1 करोड़ मार्केटिंग के लिए लगाना है ना? ठीक है, यस। तो हाँ, तो उसके अंदर अब रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि भाई हम ऐसे एरिया में लगा देंगे, पैसे स्पेंड करेंगे जहां ऑलरेडी मेरा कॉम्पिटिटर ऑलरेडी है, तो वहां हो सकता है हम ना बेच पाए उतना। तो हम ऐसी जगह चूज करें जहां पे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो जो हम यूज करेंगे वो क्या कहते हैं वो जो हम इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर, वो हमारा कम से कम उसका रिटर्न अच्छा है और रिस्क कम हो। हम ऐसी जगह वो करेंगे जहां कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ना हो या कम हो, तो वहां पे हम ज्यादा वो करेंगे, वहां हमारा रिस्क उतना उतना नहीं है एज कंपेयर टू अगर रिस्क उसके जहां कॉम्पिटिटर का मार्केट ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है और वहां पे हमें उसमें मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो हम वहां पे नहीं करेंगे। तो ये सब कंसिडरेशंस होते हैं, कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क है इसके अंदर, कितना नहीं है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है ना? ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है बताओ? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जो डिसीजन होते हैं वो इन्वेस्ट, हेलो, हाँ, बोलो बोलो बोलो। ओके ओके, हाँ, तो जो डिसीजंस होते हैं वो टू इन्वेस्ट करने के, तो उसमें जो क्या कहते हैं, वो नहीं है, इसका अच्छे से नहीं पता मेरे को। है, अच्छा, ठीक है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। देखो, क्या होता है कि जो हमें इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं, जो भी करने होते हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया है। मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना होता है कि कितना पैसा हमारे पास आया है, मतलब हमने कितना पैसा उधार लिया है, कितना हमारा कैश फ्लो होगा, कितना हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, समझे कि नहीं? मतलब देखो, आपको जो पैसा मार्केट से आ रहा है उसका रेट, उसका कुछ पैसा तो हमें इंटरेस्ट में भी देना पड़ेगा ना। आपने मान लो मार्केट से पैसा उठाया है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है नहीं पड़ता है? यस हाँ। आप जो मार्केट से पैसा उधार लेते हो, चाहे वो आपने क्या कहते हैं बैंक से लोन लिया हो या डिबेंचर्स हो आपके, तो आपको इंटरेस्ट देना होता है यस। है ना? तो क्या कहते हैं, वो बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो इवेल्युएट करते हैं हम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, और एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि भाई हम इस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। हम इतना पैसा इसके अंदर लगाएंगे, इसके अंदर इसमें इतना पैसा लगाएंगे, इसके अंदर इतना पैसा लगाएंगे। समझ गए? हाँ यस। हैं? तुम दोबारा पढ़ना, और नहीं समझ मैं दोबारा फिर से बता दूंगा तुम्हें कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि उठाया पैसा और यहां लगा दिया। सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं। कैसे? कि भाई हमने जो पैसा मार्केट से लिया है उसका इंटरेस्ट भी देना है,
लोगों की सैलरी, अपनी टीम की सैलरीज भी देनी है, इतना प्रोडक्शन में भी यूज करना है, इतना मार्केटिंग में भी यूज करना है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का? मतलब ये होगा कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपके पास फिर कैश आएगा जब आप जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जो आपका होलसेलर जो है वो आपको पैसे देगा, फिर आप फिर इन्वेस्ट करोगे। तो इन सबका क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। नहीं, थोड़ा सा अच्छे से समझा दो, सुन नहीं आया। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो, क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है कि हम एक रूल बना लेते हैं, ठीक है? यस। उस रूल के मुताबिक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमने क्या रूल बनाया कि भाई अगर मेरे पास 100 रुपए मार्केट से आ रहे हैं तो उसमें से मैं 10 रुपए जो मेरा इंटरेस्ट पड़ रहा है उसके लिए मैं रख लूंगा, 10 रुपए मैं लोगों की सैलरी के लिए रख लूंगा, 50 रुपए मैं क्या कहते हैं उसके लिए प्रोडक्शन के लिए रखूंगा। तो जो जो मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है उसका मैं एक रूल बना लेता हूं, क्राइटेरिया, कि मेरा क्या क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट का, कि मेरा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है ना? हाँ, यस। ठीक है, मतलब समझ दो कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हम रैंडम इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे, हाँ, सारा पैसा इसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। एक हम रूल बनाएंगे, एक क्राइटेरिया बनाएंगे, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम वो पैसे जहां जहां क्या कहते हैं, वो उस क्राइटेरिया से उसको जहां जहां उसमें लिखा हो कि हाँ इसमें हमें इतना पैसा लगाना है, यहाँ पे इसमें यहाँ लगाना है, तो हम उस तरीके से लगाएंगे। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। मतलब ऐसा मोटा मोटा ये समझ लो कि ऐसा नहीं है कि हमने जो दिल में आया आज हमने सारा पैसा क्या कहते हैं मार्केटिंग में लगा दिया, आज सारा पैसा उसके अंदर लगा दिया, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर लगा दिया, आज सारा पैसा लोगों की सैलरी के लिए, नहीं। एक हम रूल चुनते हैं, एक हम क्राइटेरिया बनाते हैं। नहीं क्लियर हुआ तुम्हें? कोई बात नहीं, उसको तुम मार्क करके रख लो, हम फिर दोबारा से तुम्हें मैं बताऊंगा, ठीक है? एक मिनट मैं थोड़ा ट्राई करूँ। हाँ, मैं इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारी किताब में लिखा है तुम उसको पढ़ो। अच्छा, ओके। पढ़ो। The decisions to invest in a particular project involve a number of calculation regarding the amount of investment, interest rate, cash flow, and rate of return. There are different techniques to evaluate investment proposals, which are known as capital budgeting techniques. These techniques are applied to achieve proposal before selecting a particular project. हाँ, क्या मतलब? मतलब ये हो गया कि जो एक डिसीजन है इन्वेस्ट करने का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, एक सिंगल प्रोजेक्ट में, वो क्या कहते हैं, वो नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट, वो बहुत ज्यादा एज अ क्या कहते हैं एज अ नंबर ऑफ कैलकुलेशन लेता है एक अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए कि हम कितना अमाउंट। हाँ, देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवैल्यूएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। हाँ, हाँ, यस सर, है ना? तो एक डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है उसको इवैल्यूएट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, कैसे, जो कि क्या कहते हैं रिगार्डिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, कैश फ्लो, ये सब चीजों पर डिपेंडेंट होता है ना, कि आपका कैश फ्लो कितना होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना आप दे रहे हो मार्केट के अंदर, और आपका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट करते हो तो आप देखते हो, सब कैलकुलेशन करते हो, तो एक क्राइटेरिया है जिनके बेसिस के ऊपर आप कैलकुलेट करते हो कि आपके लिए ये चीज ठीक रहेगी या ये चीज ठीक रहेगी। क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है, जैसे मैंने बोला रूल सेट करना पड़ता है
डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन। बहुत सारे टेक्निक्स हैं इसकी अलग अलग, जो हम आगे हो सकता है आगे पढ़ेंगे। मैं देखना पड़ेगा कि आगे ये तुम लोग को इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया की टेक्निक्स पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, वो चैप्टर में देखना पड़ेगा। हाँ तो कुछ ठीक। टेक्निक्स होती हैं जिसके बेसिस के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, हाँ ओके। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। Importance or scope of capital budget decision. The capital budget decisions are considered very important because of the following: long-term growth, large amount of funds involved, risk, irreversible decision. ये कल मैंने बताया था तुम्हें बेटा कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है बहुत, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट लगा रहे हो, एक फैक्ट्री लगा रहे हो, है, तो उसके अंदर आपका जो होता है कि भाई फंड्स बहुत सारे इन्वॉल्व है, इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है और इरिवर्सिबल है हाँ हाँ ना। रिस्क जो 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 लॉन्ग है। रिस्क रिस्क क्या क्या है? रिस्क है कि बिकॉज ऑफ एक लॉन्ग टर्म में लार्ज अमाउंट लगाएंगे तो उसमें हमारा जो रिस्क इन्वॉल्व है वो प्रोबेबली मेनली उस चीज का है कि क्या कहते हैं, जो हमने एक लार्ज इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिग अमाउंट की, वो अगर फेल हो जाती है इन सच अ वे दैट कि अगर मैंने मशीनरी खरीदी है वो क्या कहते हैं खराब हो गई, तो क्योंकि वो इतनी क्या कहते हैं एक्सपेंसिव है, मेरा ह्यूज अमाउंट लगा है, तो मेरे को उस टाइप का ह्यूज अमाउंट दोबारा लगाना पड़ेगा। हेलो। हाँ ठीक है, तुम थोड़ा सा, बट रिस्क कैसा होता है कि आप क्या कहते हैं, जो भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, जो भी फैक्ट्री लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप ये इंश्योर करते हो कि भाई जो माल आप इससे बनाओगे या जो प्रोडक्शन होगी वो मार्केट में बिकेगी। हाँ हाँ यस सर। ठीक है, अब क्या है कि आपने मार्केट स्टडी करके आपने कहा भाई हाँ हमारा ये जो ये हम अप्लायंस बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बना रहे हैं, ये हमारा बहुत बिकेगा। ठीक है, हाँ ओके। ठीक है, तो अब आप क्या है कि एक रिस्क तो है, क्योंकि क्या रिस्क है कि मान लो आपका सेम प्रोडक्ट, आपके जैसा सेम प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर ने पहले ही निकाल दिया, तो उसका माल पहले बिक जाएगा, हाँ ओके। आपका माल नहीं बनेगा। तो रिस्क इन्वॉल्व है कि नहीं है ये, हाँ यस सर। है ना। तो इस तरीके से आप जब भी आप कैपिटल बजट बनाते हो अपना, तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर कर लेते हो कि हाँ भाई अगर ये रिस्क है हमारे, और इसको हम कैसे मिटिगेट करेंगे, मतलब कैसे इसको वो करेंगे कि हम ये हमारा ये हम उसको कैसे एड्रेस करेंगे। अगर हमारे मान लो क्या कहते हैं, हमारे बाय द टाइम हमने हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है 100 रुपए का है, कॉम्पिटिटर भी है, कॉम्पिटिटर जो है मान लो क्या कहते हैं वो भी बेच रहा है, हमें उससे अपना प्रोडक्ट थोड़ा कम में मार्केट में उतारना पड़ेगा, सो दैट हमारा प्रोडक्ट बिके। ये सारे रिस्क जो है आपको कंसिडर करने पड़ते हैं जब भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो। आप क्या कहते हैं, जैसे तुमने एक बताया कि मशीनरी का, कि हमने डिसीजन लिया कि नहीं हम अच्छी मशीनरी लेंगे, नई मशीनरी लेंगे, सो दैट हमारा प्रोडक्शन आगे अच्छा हो। अगर एक हमने क्या कहते हैं रिस्क ले लिया कि भाई कम पैसे लग रहे हैं, अभी पुरानी ले लेते हैं, अभी बाद में नहीं लगा, डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन है जो कि आपको लेना पड़ता है वहां पे। और इरिवर्सिबल डिसीजन का मतलब क्या होता है? इरिवर्सिबल डिसीजन जो हम दोबारा वो नहीं कर सकते, मतलब जो डिसीजन ले लिया अब वो डिसीजन को हमें फॉलो करना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वो हाँ, वापस नहीं हो सकता हुआ ना, क्यों बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतना पैसा लग चुका है। हाँ ठीक है, ये हाँ। तो अब आगे बढ़ते जल्दी करते हैं वो, है ना। क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन में क्या होता है, अब बताओ। फाइनेंशियल डिसीजन में तुमने क्या पढ़ा? क्वांटम ऑफ फाइनेंस, क्वांटम का तो मतलब नहीं पता मुझे। छोड़ो, नहीं इसको छोड़ो, तुमने क्या पढ़ा ये तो मैं तो बता दूंगा अभी। अच्छा, फाइनेंसिंग डिसीजन में मैंने क्या पढ़ा? ओके हाँ। ओके। तुम्हें क्या चीज नहीं समझ में आई इसके अंदर? अच्छा अच्छा, अभी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अब। हाँ, फाइनेंसिंग डिसीजन में मेरे को समझ तो आ ही गया था कि फाइनेंसिंग है, पैसे का है, तो हमें पैसा आएगा कहाँ से वो डिसाइड करना पड़ेगा। कि जो हम ओनर फंड्स होते हैं, जो बेसिकली ओनर फंड जो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं,
वो क्या कहते हैं, एक जो इक्विटी कैपिटल से होता है या फिर रिटेन्ड अर्निंग जो हम कंसिस्ट करते हैं कि अब इक्विटी कैपिटल है तो इक्विटी कैपिटल है कि इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड में कितना जाएगा, फिर हम रिटेन कितना करेंगे, या वो बोरोड फंड होते हैं जिस तरह जो क्या कहते हैं हमें जो डिवेंचर हो गया, बोरोड में डिवेंचर। रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं? रिटेन अर्निंग नहीं नहीं, जो अर्निंग हमने करी ना वो रिटेन कर ली, हमने बचा ली, वो हमने किसी को नहीं दी। हाँ रिटेन अर्निंग है जो हमने, जो क्या कहते हैं ओनर्स फंड में इट इंक्लूड शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स, है ना? हाँ, तो उसको इस डिसीजन में वो भी कंसीडर किया जाता है कि कितना वो भी रखना है। उसके बाद रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? बताया तो सर, वो रिटेन अर्निंग का मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ उसमें जो हमने अर्निंग करी, प्रॉफिट अर्न हुआ हमारा, उसमें हमने रिटेन कितना कर लिया, हमने कितना अलग रख लिया, किसी को दिया नहीं फॉर एज अ टैक डिवेंड, जो हमारा डिविडेंड है उसको उसके बाद। हाँ तो ठीक है, तो इसको अगर मान लो तुमने प्रोजेक्ट अभी शुरू ही नहीं किया है तुमने, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट प्रोजेक्ट नहीं शुरू करा तो फिर प्रॉफिट थोड़ी होगा सर फिर हमारे पास। फिर रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या हुआ? फिर रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या हुआ? अच्छा अच्छा, नहीं फिर रिटेन अर्निंग थोड़ी होगा हमारे पास, वो तो फिर अर्निंग तो होगा ही नहीं ना हमारे, हमने तो प्रोजेक्ट ही शुरू नहीं करा अभी तो। हाँ, पर इसमें इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि मान लो मैं ओनर हूं, ठीक है, और अब मैं दूसरा प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा हूं, ठीक है? दूसरा प्रोजेक्ट, ओके हाँ, समझ गया। सुनो सुनो मेरी बात पूरी सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे पास ऑलरेडी मेरी दो कंपनियां ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है, हाँ मैं तीसरी कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है? यस। तो वो पैसा मैं कहाँ से उठाऊंगा तीसरी कंपनी खोलने के लिए? जो मैंने रिटेन कर रखा है जो मैं पुराने प्रोजेक्ट्स में से अर्निंग को। हाँ, जो मैंने, या तो मैं शेयर क्या कहते हैं शेयर्स इशू करूंगा मार्केट के अंदर, हाँ और कुछ पैसा मैं अपने जो मेरे पहले जो एक दो कंपनी चलती थी वहां से मैंने जो अर्निंग करी थी उसको मैं यहाँ पे भी उसको भी लगा दूंगा। यस। समझे? क्या समझ क्या समझ कि जैसे मैंने पहले ही 2-3 प्रोजेक्ट्स ओन करता हूँ, मैंने इन्वेस्ट पहले कर रखा है। तो जो मेरे प्रोजेक्ट पहले मैं ओन करता हूँ, अब मैं एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अब क्योंकि मैं एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ तो मुझे उसको ऐसे स्टैब्लिश करने के लिए अब वो मेरे को पैसा जो चाहिए, या तो मैं क्या कहते हैं शेयर अलॉट कर दूंगा, या तो मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स में जो रिटेन अर्निंग बची हुई है, जो मैंने अर्निंग करी थी उसमें जो मैंने रिटेन कर लिया उनको यूज कर लूंगा। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और बोरोड फंड्स में क्या हो जाता है? बोरोड फंड में बेसिकली बोरोड फंड मेन 2 तरीके के होते हैं, एक तो डिबेंचर वाले और एक जो हम बैंक से एज अ ऑन इंटरेस्ट पे ले लेते हैं एज अ लोन। हाँ ठीक है। हाँ, हाँ, तो अब इसमें फाइनेंशियल डिसीजन कहाँ पे हुआ, क्या डिसीजन लिया हमने? अब फाइनेंशियल डिसीजन बोरोड फंड में हमें सबसे नहीं, पहली बात। बोरोड फंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके अब ओके। फाइनेंशियल डिसीजन क्या है ना, हमारे पास हमने हमने हम अभी हम फाइनेंसिंग डिसीजन पे बात कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। इसमें हमें क्या डिसीजन लेना पड़ता है? फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें किस में, ये दोनों में हाँ, कि शेयर नहीं होल्डर और नहीं, बोरोड टोटल। फंड? मैं अगर टोटल मैंने टोटल, मैंने अच्छा मैंने अच्छा। मैंने मेरा सवाल ये है कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं? हाँ, तो इसमें जो मेन हमारा डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन में, हमारा डिसीजन होता है कि हम जो क्या कहते हैं जो पैसे हैं, जो क्या कहते हैं डिसीजन है फाइनेंसिंग का, वो कितना किस में से हम राइज करें, कितना किस में से हम पैसे उठाए, एज अ हाँ, ओनर फंड्स में से उठाए कितना, या बोरोड फंड में से कितना उठाए, वेरी उसको गुड, फिर डिसीजन, उस डिसीजन को वो कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या कहते हैं मतलब फिर, हाँ, तो रिस्क किसमें ज्यादा है? बोरोड फंड में ज्यादा है या ओनर्स फंड में? ओनर्स फंड में किसमें रिस्क ज्यादा है? बोरोड फंड में रिस्क ज्यादा है, क्यों? क्योंकि अगर मैंने किसी से डिवेंचर है मेरा, उससे मैंने पैसे लिए, सो अगर मैंने जो प्रोजेक्ट करा वो फेल हो गया, वो मेरे हाँ को एज अ इतना सेल नहीं कर रहा, इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा, रिटर्न नहीं आ रहा, तो हाँ, अब क्योंकि अब क्या कहते हैं उससे मैंने पैसे लिए हैं बिना हाँ, किसी ओनरशिप के, तो वो तो मेरे पैसे वापस मांगेगा, अपने बिल्कुल पैसे। ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। अब जब मेरे पे कोई रिटर्न ही नहीं आया, मैंने जितना भी मैंने प्रोजेक्ट पे पैसे लगाए, तो मेरे पे पैसे ही नहीं बचा, मैं उसको दूंगा क्या?
हाँ ठीक है, ठीक है, तो यही है, हाँ इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। हाँ, है ना। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, वो दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं, मतलब हाँ थोड़ा बहुत इससे थोड़ा बहुत वैसे, इस तरीके से देखते हैं कि कितना रिस्क किसमें कितना है, और उसके हिसाब से फंड्स का फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। ठीक है, यस नहीं ये कैसे हो रहा है? सेम चीज है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, है ना। कॉस्ट, क्या कहते हैं, कैश फ्लो कंट्रोल कंसिडरेशन। हाँ, इसमें तुम कुछ कह रहे थे ना, ये आते हैं तुम्हें, है? फाइनेंसिंग में ये आते हैं, मैं डिविडेंड में कह रहा था। अच्छा एक मिनट, चलो ठीक है। अब डिविडेंड डिसीजन कैसे होते हैं? डिविडेंड डिसीजंस में अब क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग करके पैसा भी आ गया, डिसीजन हाँ। भी ले लिया, अब मेरा जो मेरे सेल्स हुए, मेरा हाँ। जो रिटर्न आया, प्रॉफिट हुआ, अब उसको मेरे को कितना डिविडेंड करना है और कितना उसमें से रिटेन करना है, उस हाँ। डिसीजन को डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो हाँ हाँ, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, अब तो हमें प्रॉफिट किसको देना होता है? प्रॉफिट हमें देना तो एक ही को होता है, लेकिन उसमें से फिर हाँ डिविडेंड में जाता है हमारा प्रॉफिट, उसके बाद फिर हम हमारे जो प्रॉफिट है, जो 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 कंपनी का प्रॉफिट है वो किस हाँ में हाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? शेयर होल्डर्स में, और डिबेंचर्स हो गया। हाँ, डिवेंचर्स वालों को पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, हाँ हाँ है ना। हाँ, और फिर हमारे लोन्स हो गए, फिर टैक्स हो गए। हाँ, तो मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब क्रेडिटर्स, तो जो जो जिससे तुमने माल उधार लिया है उसको पैसे हाँ, देने पड़ेंगे ना। लोन हाँ, यस सर। लोन लिया है या माल लिया है, अपनी फैक्ट्री के लिए माल लिया है ना, तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं है ना। हाँ यस, हाँ हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उन्हें हमारी जो लाइबिलिटीज है वो, पार्टीज जो होती हैं, हाँ जिनसे तुम माल लेते हो, वो क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स। हाँ, क्रेडिटर्स, है ना। तो क्रेडिटर्स को हाँ पैसा देना होगा ना, क्रेडिटर्स को पैसा देना होगा, एम्प्लॉयज को पैसा देना होगा, डिबेंचर होल्डर्स को देना होगा, शेयर होल्डर्स को देना होगा, तो प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, है ना। यस सर, यस सर। After the payment of fixed liabilities, a finance manager has to decide how much to do with the residual profit of the company. The surplus profit is either distributed or kept aside in the form of retained earning. Therefore, under dividend decision, the finance manager decides how much to distribute in the form of dividend, how much to keep aside as retained earnings. ठीक है ना, समझ गया? हाँ यस, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसके फैक्टर्स पे है, 2 फैक्टर्स है इसके, उस पे आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हाँ, अब आ जाओ, अब कौन सा फैक्टर था कि इसमें जो अर्निंग्स, ठीक है। द फैक्टर्स अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कैश फ्लो पोजीशन। The finance manager analyzes the following factors before dividing the net earnings between dividend and retaining earnings, है ना। कि हमारी अर्निंग कितनी है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स कितनी है, कैश फ्लो पोजीशन क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, अब और उसके लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंस्ट्रेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट क्या है, स्टॉक मार्केट रिएक्शंस क्या है, स्टेबिलिटी। ठीक है। अच्छा, पहला क्या है तुम्हारा? एक्सेस टू मार्केट कंसिडरेशन। ये बात ये कह रहे हो? हाँ एक ये, हाँ है ना, ये क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका कैपिटल मार्केट किसको बोलते हैं? कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कहाँ से आपको लोन मिलता है वो कैपिटल मार्केट है। हाँ मतलब हाँ, ओके ठीक है। तो हाँ। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन मतलब ये हुआ कि मेरे को अगर आगे लोन लेना पड़ सकता है या नहीं पड़ना पड़ेगा, कितनी हमें उसकी एक्सेस है, मतलब हमें आसानी से लोन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर आसानी से लोन मिल जाएगा तो हम कहते हैं ठीक है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर हम पैसा ज्यादा दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। अगर हमें लगता है कि नहीं यार, मार्केट जो है वो क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट जो है वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत बढ़ गए हैं, तो अगर हम बाहर से पैसा लेंगे तो क्या कहते हैं, हमें बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए हाँ ज्यादा कर लो, अपने पास पैसा बचा के रखो।
नहीं, एक मिनट तो मतलब हमें बाहर से लेना क्यों है? हमारे पास तो मतलब देखो हमारे को तो पता ही है ना कि हमारे पास पैसा है, तो अब ऑब्वियसली हम बाहर से क्यों लेंगे? हम नहीं हाँ देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है कि जब आप अपनी कंपनी को एक्सपैंड करते हो, अच्छा। अब आपके पास मान लो अभी आपका टर्नओवर है 100 करोड़, अब आपको इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 120 करोड़ लेके जाना है या 150 करोड़ लेके जाना है, तो उसकी प्लानिंग भी तो करोगे। अच्छा, ओके। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा एक्सेस टू फाइनेंशियल मार्केट, टू कैपिटल मार्केट कितना है, हमें क्या कहते हैं, कितना हमें लोन लेना पड़ सकता है अपने आप को, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी टर्नओवर बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, वर्ड गलत है, टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, कि हमारा नेक्स्ट ईयर टर्नओवर, तभी तो ग्रोथ नजर आएगी। हाँ, 21 कंपनी ग्रो कैसे करती है कि एक साल उसका टर्नओवर मान लो एक्स है, तो दूसरी दूसरी बार उसका टर्नओवर जब तक एक्स प्लस वाई नहीं होगा तब तो इसका मतलब ग्रोथ नहीं है। अगर एक्स माइनस वाई हो तो उसका डी ग्रो कर रही है, इसका मतलब लॉसेस हो रहे हैं, है ना। तो ओके। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन मतलब कि आपको देखना पड़ता है कि कैपिटल मार्केट में आपको लोन मिल सकता है, आसानी से नहीं मिल सकता, मिल जाएगा तो कितना हाई रेट में मिलेगा, लो रेट में मिलेगा, कैसा, तो इस चीज को भी कंसिडरेशन करते हैं जब आप अपना पैसा जो है बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब आप सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब शेयर होल्डर्स को देते हैं और रिटेन अर्निंग्स आपको में पैसा लगाना होता है, रखना होता है, वापस रखना होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, आगे इसको। मैं पूछूंगा बाद में, ओके। बता दो मेरे को। लीगल रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल इसमें एक और था इसपे कौन सा था? स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। हाँ हाँ, रिएक्शन स्टॉक मार्केट, इसका मेरे को रोल ही समझ नहीं आया कि हाँ बता रहा हूँ, ऐसा होता है बेटा कि जब आप पब्लिक को, शेयर होल्डर को वो देते हो, क्या कहते हैं, शेयर होल्डर से पैसा उठा ले लेते हो, तो शेयर होल्डर कब खुश होगा? खुश जब उसको डिविडेंड मिलेगा, उसका डिविडेंड रिटर्न। मिलेगा, वेरी गुड, है ना, मिलेगा। हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं कि भैया कितना डिविडेंड देना चाहिए और कितनी रिटेन अर्निंग करनी चाहिए। अब मान लो तुमने कह दिया भाई ऐसा है, इस बार तो हमारी कंपनी में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लिहाजा आप लोगों को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है। ओके। हाँ, अब जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आएगी, जो आपकी शेयर का प्राइस 100 रुपए था वो धड़ाम से 80 रुपए पे आ जाएगा कि भैया ये कंपनी तो बेकार है, ये तो प्रॉफिट दे ही नहीं रही है, इसके शेयर को बेच दो। जो शेयर होल्डर्स होंगे आपको सीधा मांग रहे हैं भैया पैसे दो, ये तो बेकार कंपनी है, आपके शेयर की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। समझ गया। तो फाइनेंस मैनेजर को भैया ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम शेयर होल्डर्स को भी एक रीजनेबल शेयर डिविडेंड दें, सो दैट आपके शेयर की वैल्यू गिरे नहीं। तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन का मतलब कि जैसे ही जैसे ही आप डिविडेंड कम दोगे तो आपके रिएक्शन क्या होगा स्टॉक मार्केट का, कि आपकी शेयर की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अगर आप डिविडेंड अच्छा दोगे तो शेयर मार्केट में आपकी शेयर की वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। समझ में आया, नहीं आया? समझ गया। ठीक है, चलो और बताओ, आगे चलें, बाकी हाँ समझना, हाँ स्टेबिलिटी और डिविडेंड सब हो गया क्लियर? हाँ हाँ, ये वो तो आ गया, ऑब्वियस था। चलो अब आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये हम पूरा पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो इसमें जो मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा, इसमें मेरे को ये समझ आया कि जो क्या कहते हैं, एक पार्ट मतलब जैसा कि जो क्या बताऊं मैं, कि इसमें हम कंसीडर करते हैं कि जो क्या कहते हैं जो कितना क्या चीज कितना है, कि हमारा डेप्ट कितना है, जो हमारा डेप्ट है और हमारी इक्विटी कितनी है, वो दोनों कितनी कितनी है, हम लेते हैं कि
क्या चीज कितनी है हमारे। डेट का मतलब क्या होता है? डेब्ट का मतलब जो हमने लोन्स ले रखे हैं हाँ, एज अ फॉर्म ऑफ, जैसे या डिवेंचर हो गया, या हमारे जितने भी क्रेडिटर्स है वो उनको भी ले लेते हैं, तो वो सब डेब्ट में आ जाता है। जितना भी हमें रिटर्न, जिसमें इंटरेस्ट हमें पैसे वापस देने हैं, जो ओनर क्या कहते हैं ऐसा ओनरशिप से नहीं पैसे आए हैं हमें, बाकी हाँ, सारे। ठीक है। हाँ और अगेंस्ट इक्विटी, इक्विटी क्या है? जो आपके शेयर होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है हाँ ना? हाँ, इनके शेयर होल्डर्स का रेशियो रिटर्न है का। ना? हाँ, हाँ ना? तो अब आप देखो कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है सबसे बढ़िया कब होता है? जिसमें शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट दे पाए, मैक्सिमम उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकें, तो वो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होता है।